नमस्कार साथियों। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को ही क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते आ रहे हैं और उसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पहला चैप्टर हम लोग आज के इस एपिसोड के साथ खत्म कर लेंगे, जहां हमने खेल प्रशिक्षण, उसके कंपोनेंट्स और अब अंतिम टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको विस्तृत तरीके से समझ आया होगा और एग्जाम को ये बहुत कवर अप करने वाले टॉपिक्स हैं। तो बिना समय व्यर्थ गवाए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कर दें आप सभी लोग। तो देखिए, टॉपिक खेल प्रदर्शन की संरचना, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, इसके बारे में गहनता पूर्वक हम लोग जानकारी कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की। खेल प्रदर्शन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बेसिकली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किसी भी खेल विशेष के अंदर निर्धारित नियमों के तहत, मतलब सर्टिफाइड रूल्स के अंडर निर्धारक गामक लक्ष्यों को, मतलब सर्टेन मोटर एबिलिटी एम्स को पूरा करने के लिए सारी चीजों को जोड़कर देखा जाता है। समझिए इसको सरल भाषा के अंदर। यदि मैं एक एथलीट हूं और मुझे हर्डल रेस को दौड़ना है, 110 मीटर हर्डल, तो मुझे क्या करना होगा? टॉप क्लास स्पीड के साथ 10 हर्डल्स को निर्धारित नियमों के तहत, मतलब उनके ऊपर से जंप करता हुआ कम से कम हर्डल्स को गिराते हुए उन्हें पार करना होगा और समय भी कम से कम रखना होगा। तो ही मेरी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कहलाएगी। अगर मैं एक फुटबॉलर हूं तो मुझे किसी भी दूसरे विरोधी खिलाड़ी को उसे धक्का ना देते हुए, उसे पुश ना करते हुए, हाथ बॉल के ना लगाते हुए, बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल करना होगा। तो मेरी जो है ये एबिलिटी कहलाएगी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की। दो सिंपल उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझ लेते हैं। पहला, शॉटपुट के अंदर एक टेक्निक होती है जिसे पेरी ओ ब्रायन टेक्निक कहा जाता है, और लॉन्ग जंप के अंदर हिचकिक विधि होती है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, जो शॉटपुट की पेरी ओ ब्रायन टेक्निक थी, उसके अंदर एथलीट ने बिना किसी इंटरप्शन के, बिना कोई समय खोए, उसने निर्धारित नियमों के तहत, मतलब वह पुश करने के बाद, अपने थ्रो करने के बाद अपने सेक्टर के अंदर मेंटेन रहा, तो उसको क्वालिफाइड घोषित किया गया। लेकिन यहां लॉन्ग जंप के अंदर आप देखिए, लॉन्ग जंप के अंदर एथलीट ने हिचकिक मेथड तो सही अपनाया, लेकिन इसने निर्धारित पाथवे को छोड़ दिया और यह निर्धारित पाथवे से बाहर जाकर गिरता है, तो इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अगर रूल्स का प्रयोग करके पिछला वाला एथलीट जिसने शॉटपुट को सही फेंका, उसे बेस्ट परफॉर्मर कहा गया, लेकिन यहां पर इसने लगभग 8 मीटर कूदने के बाद भी इसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसने सर्टेन रूल्स का पालन नहीं किया। यह दोनों खिलाड़ियों की बेसिक स्पोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर अंतर कहलाई। पहले वाले खिलाड़ी को, शॉट पुटर को, बेस्ट कहा गया और इसको फेलियर खिलाड़ी कहा गया। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो किसी भी खेल के अंदर ट्रेडिशनल रूप से जब हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 5 चीजों को शामिल किया जाता है। ये इनके फैक्टर्स होते हैं। इनमें देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिन्हें दैहिक कारक कहते हैं, फिटनेस फैक्टर्स जिन्हें हम लोग फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, तकनीकी कारक जिन्हें टेक्निकल, सामरिक जिन्हें टेक्टिकल, और मनोवैज्ञानिक जिन्हें साइकोलॉजिकल कहते हैं। इन्हीं को हमने लास्ट चैप्टर तक पढ़ा था, जहां पर इनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के घटक कहा गया था। लेकिन घटक क्या होते हैं? घटक किसी भी चीज के वो तत्व जो मूल आधारित होते हैं, जिनके ऊपर हमें काम करना ही करना होता है। कारक क्या होते हैं? जो हमारी ट्रेनिंग को प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल कंडीशन, फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल, टेक्टिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये फैक्टर्स होते हैं अलग अलग खिलाड़ी के। कैसे? मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सभी कारकों में एक सामान्य बात होती है कि फिटनेस, जिसे फिजिकल कहा, टेक्निकल, टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल, ये सभी ट्रेनेबल होते हैं। मैं पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूं, मतलब इनको ट्रेनिंग के माध्यम से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, 1000 लोगों में से एक खिलाड़ी हमें ढूंढना है, तो हम लोगों को इनको साथ लेकर बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं बढ़ते, वो जेनेटिक होते हैं। अब ये फैक्टर क्या होते हैं? मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताता आया हूं। ये फैक्टर होते हैं हमारी हाइट, हमारा वेट,
हमारी बॉडी का साइज, हमारा आकार। तो जिस तरह से मान लीजिए अगर मैं कोच हूं और मैं वॉलीबॉल का कोच हूं, तो मैं सबसे पहले अगर कोई लंबा खिलाड़ी मेरे पास आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6.5 फीट की हाइट का, तो मैं बिना किसी भी न तो उसके अंदर टेक्निक देखूंगा, न टैक्टिक्स देखूंगा, और न ही उसकी कोई स्ट्रेंथ स्पीड को देखूंगा। मैं सबसे पहले उसके बायोलॉजिकल कंडीशंस, क्योंकि मेरे गेम के लिए सूटेबल है वॉलीबॉल के लिए, मैं उसको तुरंत भर्ती कर लूंगा। बाद में मैं ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इनको फिजिकल फिटनेस को, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को, टेक्निक्स को, टैक्टिक्स को डेवलप कर सकता हूं, लेकिन हाइट में ट्रेनिंग से डेवलप नहीं कर सकता। सेम एंड चीज दूसरे डायग्राम में आप देखिए, अगर कम लंबा आदमी आ रहा है, मतलब छोटी हाइट का आ रहा है, तो उसको, क्योंकि जिम्नास्टिक्स जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस्ड गेम होता है, जिसके अंदर बैलेंस एबिलिटी को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जिम्नास्टिक का कोच छोटी हाइट के खिलाड़ी को तुरंत अपने पास ले लेगा, क्योंकि सीजी फैक्टर उसके पास सबसे बेस्ट होगा लंबे खिलाड़ी के मुकाबले। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमको उसके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, हाइट, वेट आदि, इनके ऊपर फोकस करना है। बाकी जो और 4 फैक्टर हैं जिन्हें ट्रेनिंग कंपोनेंट भी कहते हैं, ये ट्रेनिंग से कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। साथ ही जब हम लोग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ये फैक्टर्स होते हैं जिनको कारक कहा गया है, ये लगभग ट्रेनिंग के कंपोनेंट के अनुरूप ही है। मैं भी आपको बता चुका हूं। अंतर क्या है कि हर खेल के हिसाब से जैसा खेल होता है, अब मैं बॉक्सर हूं तो मुझे बैलेंस एबिलिटी की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर मैं मैराथन रनर हूं तो मैं मैराथन रनिंग के लिए क्या करूंगा, मैं मैराथन रनिंग के लिए अपने आप को एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेनेबल करूंगा। अगर मैं जिम्नास्ट हूं तो मैं बैलेंस एबिलिटी के ऊपर से बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा। तो इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से अपने गेम के अंदर, मतलब जो मेरा गेम है, मेरा गेम मेरी ट्रेनिंग कंडीशंस को डिसाइड करेगा कि मुझे किस कारक के ऊपर मुझे ध्यान देना है। और स्पष्ट तौर पर हमें यह चीज समझ लेनी चाहिए। डायग्राम को आप देखिएगा, इस डायग्राम को आप फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा आपको स्क्रीन को रोटेट करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई हुई है। आप जब देखेंगे दाएं हाथ की तरफ, सबसे पहले आप दाएं हाथ से शुरू कीजिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए गए हैं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटीट्यूड, फील्ड कंडीशन, न्यूट्रिशन, ये सब कहा गया है। अब इसके बाद उसके नीचे देखिए इंटरनल फैक्टर्स को, मतलब खिलाड़ी का लिंग, उसकी उम्र, उसका मैच्योरेशन, क्या वो सीनियर खिलाड़ी है, जूनियर है, उसके एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री मतलब बॉडी वेट, हाइट, ये सारी चीजें डिसाइड करती है किसको, कि क्या उसके अंदर इंड्योरेंस एबिलिटी है, क्या वह हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकता है, क्या वह स्प्रिंट परफॉर्म कर सकता है, क्या उसके अंदर फोर्स जनरेट होती है। जब ये सारी चीजें जनरेट हो जाती है तो फिर कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज के ऊपर फोकस किया जाता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज जब खिलाड़ी के अंदर एक बार डेवलप हो गई, फिर उसकी टेक्निक, फिर उसकी टैक्टिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब ये सब हो जाता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का उसको अभ्यास कराया जाता है, जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक एक्टिविटीज को डेवलप किया जाता है। और फिर मसल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी बात होती है, चाहे वह एरोबिक एक्टिविटी करे चाहे एनारोबिक एक्टिविटी करे, मसल के अंदर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसल के कुछ फोर्स जनरेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, आइसोमेट्रिक फोर्स, कंसेंट्रिक फोर्स, एसेंट्रिक फोर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। मसल ही सबसे पहले शरीर में बल पैदा करती है। तो ये सारा काम जब करती है तो हमको मसल ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। लेकिन जब ये काम करते हैं तो बॉडी के 3 सिस्टम्स भी हमारे काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल भी कहा जाता है, ये सारे काम करते हैं। तो जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो वहां पर शरीर में रक्त की मात्रा, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, शरीर में कैपिलरीज का घनत्व, यह सब एरोबिक ट्रेनिंग को डिसाइड करता है। जब मैं बात करूं मसल्स की, तो वहां पर फाइबर्स के अंदर कितना मायोसिन है, कितने एंजाइम्स है, ये एनारोबिक ट्रेनिंग को प्रभावित करते हैं। और एंजाइम्स के साथ जब मैं मसल मॉर्फोलॉजी, मतलब मसल का आकार कैसा है, पतली है, मोटी है, या मैं कहूं मसल के अंदर आयनिक ट्रांसपोर्ट मतलब मसल के अंदर कितने आयल्स हैं, कैल्शियम कितना है, उसके साथ पोटेशियम कितना है, उसके साथ जिंक कितना है, जस्ता कितना है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की तरफ ले जाती है। तो ये सारे कारक एक लार्ज स्टेज के ऊपर हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को निर्धारित करते हैं। चलिए इनको अब मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम से अलग हटके एक एक चीज़ को
तोड़ के समझाता हूं, बहुत टुकड़ों में, बहुत इजी तरीके से। जैसा कि आपने इस चित्र को देखा, गहन अध्ययन कर लिया और उसमें देखा कि लगभग ट्रेनिंग के सभी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन एक या दूसरे पे कम या ज्यादा एक दूसरे को इंटरलेट करते हैं। और हम लोग स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारी टेक्निक चाहे कितनी अच्छी हो, अगर हमारी फिजिकल एबिलिटी नहीं है तो हम अपनी टेक्निक को स्किल में नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि टेक्निक अगर मैराडोना के पास थी ड्रिबलिंग की, लेकिन स्पीड नहीं होती, तो मैराडोना को ड्रिबलिंग का बादशाह नहीं कहा जाता। इसी तरह से हम चाहे कितने भी ज्यादा टैक्टिक्स को परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हों, लेकिन जब तक हमने तकनीक का हजारों लाखों करोड़ों बार अभ्यास नहीं किया, तो भी हम उस तकनीक को उच्च स्तरीय टैक्टिक्स में नहीं बदल पाएंगे। मतलब कहने का यह है, आपको एवरीडे की ट्रेनिंग के अंदर फिजिकल कंपोनेंट, टेक्निकल कंपोनेंट, टैक्टिकल कंपोनेंट, इनके ऊपर फोकस करना ही करना है। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के ऊपर हो सकता है आप में वीक में वंस और ट्वाइस फोकस कर सके। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी खेल के अंदर उसकी हमारी फिजिकल जिसे हम लोग परफॉर्मेंस कहते हैं, वह दक्षता क्यों जरूरी होती है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी खेल की बात करते हैं तो खिलाड़ी के अंदर, उस खेल के अंदर हमारे सीवीआर सिस्टम, जिसको कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, मतलब हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमारे हृदय के ऊपर दबाव पड़ेगा, जिससे रक्त की मात्रा शरीर में ज़्यादा जाएगी। उसके लिए हमें ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, तो श्वसन की मात्रा बढ़ेगी। तो मतलब जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी किसी भी ट्रेनिंग के अंदर करी, तो यह चीज़ स्पष्ट कर लीजिएगा, हमारा सीवीआर तंत्र बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन सीवीआर तंत्र अकेला नहीं, उसके साथ मस्कुलर सिस्टम भी काम करता है। और मस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मांसपेशियां तभी काम करती है जब तंत्रिकाएं उसको आदेश देती हैं। तो केवल हम लोग अगर बात करें कि हम केवल स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के ऊपर वर्क करें तो एक अच्छा खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकता। हमें इनके साथ साथ बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और उनके सिस्टम्स के ऊपर भी फोकस करना होता है, जिनको भी हमें ट्रेनेबल करना होता है, ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाना होता है। जैसे एथलीट हर्ट का आपने नाम सुना होगा, मसल हाइपरट्रॉफी आपने नाम सुनी होगी, क्विक रिएक्शन आपने नाम सुना होगा। ये सब इन्हीं तंत्रों के अंदर आते हैं, इनके ऊपर भी हमें काम करना होता है। जब हम लोग मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमको एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करना होता है। मसल के अंदर एटीपी, एडीपी नाम के कुछ तंत्र होते हैं, कुछ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब शुद्ध सरल भाषा में समझिए, जो कैलोरी हम इंटेक करते हैं वह एनर्जी के रूप में शरीर में एकत्र होती है। कहाँ? मांसपेशियों के अंदर, मांसपेशियों में कोशिकाओं में, कोशिकाओं में कहाँ? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही कैलोरी जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, काम करते हैं, तो खर्च होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलकर एक अणु इनऑर्गेनिक फास्फेट का ये देती है। और यही हमारी मसल मैकेनिज्म, जिसे यांत्रिक दक्षता कहा जाता है, उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। इसका मतलब मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशियों के ऊपर हमारे मसल टोन, मसल स्टिफनेस नहीं कहेंगे, मसल टोन सदैव बरकरार रहना चाहिए। जब हम लोग यह बात करते हैं तो हमें मसल की साइज, उसकी संरचना या शेप, जिनके अंदर मायोसिन, एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं, जो मसल कंट्रैक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और यही मांसपेशी के अंदर फोर्स जनरेशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं? एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं एक मसल के अंदर। जब मांसपेशी छोटी होती है, जैसा कि आप इस बाइसेप्स को देख पा रहे हैं, यह जब छोटी हुई तो यह छोटी होकर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास आए। पास आकर इन्होंने क्या किया? पास आकर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपने आप को स्क्वीज किया, छोटा किया। जब मांसपेशी स्क्वीज होती है, छोटी होती है, तो वह मसल फोर्स जनरेट करती है, मतलब बल पैदा करती है। इसका मतलब जब मांसपेशी छोटी होती है, तो देखिए अभी है पतली है, लेकिन जैसे ही छोटी हुई तो मोटी हो गई। इसका मतलब मांसपेशी का मोटा होना और छोटा होना बहुत जरूरी है, जिसमें थिक मांसपेशी मतलब मोटी मांसपेशियां शरीर में बल निर्माण का ज्यादा अवसर पैदा कराती है। अब यही चीज जो मसल फोर्स जनरेशन की थी, हमारे शरीर के अंदर तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या कहा जाता है? जब मैं किसी दीवार को धकेल रहा हूं तो मेरी मांसपेशी के अंदर एक संकुचन पैदा हुआ, जिसमें केवल दबाव पड़ा, मांसपेशी की लंबाई नहीं पड़ी। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक मान लीजिए मैंने वेट को ऊपर उठाया, तो मैंने कॉन्सेंट्रिक के अंदर अपने आप को सेंटर से मिलाने का काम किया। एसेंट्रिक क्या होता है? जब मैं वेट को नीचे लेकर जाता हूं, उस वक्त मेरे पीछे बाइसेप्स के साथ ट्राइसेप्स की मांसपेशियां
कॉन्सेंट्रिक में बाइसेप्स जो है छोटी हुई, एसेंट्रिक में ट्राइसेप्स छोटी हुई। अब इस तरह से ये बल या फोर्स जनरेशन का काम करती हैं और यही हमारे शरीर के अंदर पावर निर्माण या शक्ति निर्माण का काम करती हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम होता है, ग्लाइकोजन एनर्जी सिस्टम होता है, और मसल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन निर्धारित करते हैं, ये हमारे शरीर की एनारोबिक शक्ति को निर्धारित करते हैं। एनारोबिक शक्ति क्या होती है, क्विक रिएक्शन। क्विक रिएक्शन, हमें कोई भी क्रिया तुरंत प्रभाव से करनी है, 100 मीटर की दौड़, उसके अंदर हमें हमारे शरीर के ग्लाइकोजन सिस्टम के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि मांसपेशियों को या मैं कहूं तंत्रिका तंत्र को सर्वप्रथम एनर्जी का स्रोत हमारे शरीर का ग्लूकोज काम करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी बीमारी से परेशान होते हैं, तो डॉक्टर बिना पूछे आपके ग्लूकोज लगा देता है। वह आपको ठीक नहीं कर रहा है, ग्लूकोज के माध्यम से वह आपके शरीर में एनर्जी ला रहा है। और ग्लूकोज के एनर्जी कैसे मिलती है, देखिए ग्लाइकोजन सिस्टम से, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। आप देख सकते हैं हमारी कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब फॉस्फोजेंस के 3 अणु एडिनोसिन एक दूसरे से चिपके होते हैं। जब भी शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है तो ये एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट एडीपी में बदल जाता है, मतलब एक अणु टूट जाता है इनसे अलग होकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक नंबर से एक एडीपी टूट कर आ रहा है, एटीपी में से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट का अणु ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, और यह एटीपी देख पा रहे हैं आप किसके अंदर चला गया, एडीपी में बदल गया। मतलब 3 अणुओं में से 2 अणु वापस चले गए और एक अणु ने खर्च होकर ऊर्जा दे दी। और जो यह दाएं हाथ के कोने पर आप चित्र देख पा रहे हैं, एक संरचना चित्र जैसी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से आ रही है। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर फोर्स जनरेशन या शक्ति निर्माण के ऊपर निर्भर करती है। अब इन्हीं के साथ साथ जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम लेवल होता है, साथ ही केशिका घनत्व मतलब केशिका किसको कहते हैं, सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को, उनके अंदर कितना ज्यादा रक्त शरीर के अंदर जा रहा है, यह हमारी एरोबिक कैपेसिटी को निर्धारित करता है। जब हमने बात करी ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की, ग्लूकोज की, तो उसने हमारा किसको निर्धारित किया, उसने हमारी एनारोबिक सिस्टम को निर्धारित किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम लेवल और केशिका घनत्व मतलब केशिका डेंसिटी, कैपिलरी डेंसिटी जो है वह हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों के द्वारा अधिकतम बल पैदा करने का काम करती है। इसके लिए मसल फाइबर्स जो होते हैं वो इंड्योरेंस के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। कैसे, शरीर के अंदर 2 तरह के मसल फाइबर होते हैं, एक लाल रंग के और एक सफेद रंग के। जैसा आप देख पा रहे हैं लाइनर डायग्राम में, एक लाल रंग का आदमी है और एक नीला रंग का आदमी। आप इस नीले को सफेद से समझिएगा, क्योंकि सफेद स्क्रीन पे सफेद दिखाई नहीं देता। मांसपेशियों के अंदर 2 तरह के फाइबर होते हैं, रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, रेड फाइबर स्लो टिच फाइबर कहलाते हैं। मतलब स्लो टिच फाइबर वह व्यक्ति धीमी गति का काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति लीन थीन होता है, इंड्योरेंस या मैराथन जैसी गतिविधियों में ज्यादा काम करता है। व्हाइट फाइबर जिस व्यक्ति के अंदर होता है वह मस्कुलर मैन कहलाता है। व्हाइट फाइबर को फास्ट ट्विच फाइबर भी कहा जाता है और यह स्ट्रेंथ जैसे कामों के अंदर काम आती है। इसलिए जिस व्यक्ति में व्हाइट फाइबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्प्रिंटर लिखा हुआ है, वह स्प्रिंट जैसी गतिविधियों के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है। साथ ही हमें यहाँ यह भी निर्धारित कर लेना है कि मानव हृदय, श्वसन तंत्र और मांसपेशियों की संरचना ये सब जेनेटिक होती है। मेरे फादर मदर जैसे थे, मेरा हृदय, अगर उनके कोई हृदय बीमारी थी तो मेरे अंदर भी वही होगा। मेरे फादर अगर लीन थीन थे तो मैं भी लीन थीन होगा। ये जेनेटिक है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेनेबल भी होती हैं, इन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। हार्ट को एथलीट हार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूसेन बोल्ट की ब्रीदिंग जो है वो 12 पर मिनट है, ट्रेनिंग के माध्यम से उसका हार्ट बड़ा हुआ तो बड़ा होकर उसकी ब्रीदिंग रेट कम हो गई। साथ ही मसल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर सकते हैं, मतलब मस्कुलर बॉडी भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। इसी के साथ खेल प्रदर्शन को कुछ, अभी जैसा मैंने बताया कि आउटसाइडर एजेंट, मौसम अगर खराब है, मान लीजिए बारिश का मौसम है, तो आपकी मसल एक्टिविटी कमज़ोर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी मसल काम नहीं कर पाएगी। खेल मैदान की सतह रफ है या मड़ी है तो भी आपका प्रदर्शन प्रभावित होगा। ये सारी चीज़ें हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। तो जैसा कि मित्रों नट शेल के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और आपको ये समझाया कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने पहला चैप्टर जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कवर अप कर लिया, जिसे हम लोगों ने खेल प्रदर्शन के घटक नाम दिया था, खेल प्रशिक्षण के घटक। और खेल प्रशिक्षण से हमारा खेल प्रदर्शन सीधा सीधा प्रभावित होता है।
जिसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी। किस तरह से एनारोबिक और एरोबिक एक्टिविटीज़ को हम लोग शरीर के अंदर निर्धारित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, और उनको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर करी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पहला चैप्टर यहाँ कवर हो गया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि लगभग 60 से 70 के आसपास आपके पास इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ चुके हैं और बहुत सारी थ्योरी आप अपने पास एकत्र कर चुके हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के माध्यम से, नए विषय के माध्यम से। लेकिन उससे पहले जो एक सूचना, ज्वाइन के बटन को जरूर दबा लें। लाइव सेशन हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।